नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं जाने माने लेखक, पत्रकार, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर जी के साथ, और फिर उन्हीं से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। भाऊ। जब अजित पवार नहीं रहे थे उस समय पूरे देश ने टीवी चैनलों पर देखा था, स्क्रीन पर देखा था कि सुप्रिया सुले कोशिश कर रही थी कि जैसे सुनेत्रा पवार को वो सहारा दे रही हों और वो बड़ी चिंतित हों, और संभवतः वो सारे विजुअल्स देख करके जो नेतृत्व था, यानी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, वो भी सतर्क हुआ। देवेंद्र फडणवीस भी सतर्क हुए और सुनेत्रा को संभवतः समझाया गया कि ये सब क्यों चल रहा है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुनेत्रा पवार इन लोगों को घास ही नहीं डाल रही हैं। लेकिन एक कोशिश हुई थी कि अगर अजित पवार नहीं रहे हैं तो उस त्रासदी में भी ये संभावना तलाश कर रहे थे कि फिर से पूरी एनसीपी पर ये कब्जा कर लें। अभी क्या स्टेटस क्या है भाऊ? क्योंकि इधर ये चर्चाएं फिर चल निकली हैं कि वहां से निराश होने के बाद अब शरद पवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि सत्ता के बिना वो रह नहीं पाते हैं, तो वो फिर से एनडीए के करीब आना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात इसी संदर्भ में देखी जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, देखो, हम जिस जमाने के हैं, हमारे जमाने में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर वगैरह बड़े उस वक्त सुपरस्टार ये शब्द नहीं था, लेकिन स्टार बोले जाते थे। तो देवानंद की उम्र तो 60 के ऊपर चली गई, फिर भी वो चॉकलेट हीरो बनना चाहते थे और उसी ढंग की फिल्में आखिर में निकालते थे। तो कुछ फिल्में तो एक हफ्ते भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी फिल्में निकालते रहे। तो जो हम उनके फैन थे, उनको एक बुरा लगता था कि ये क्यों फिल्म निकाल रहे। जो उनके फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाने वाले लोग थे, हमारे जैसे उनके फैन, उनको भी बुरा लगता था कि क्यों फिल्म निकालते हैं दीवाना। तो फिल्में नहीं चलती थी, नुकसान हो रहा था, फिर भी वो ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन हो या नई पीढ़ी के जितेंद्र वगैरह, धर्मेंद्र वगैरह आगे आ चुके थे। तो शरद पवार की हालत में वो उसी आधार पर देख रहा हूं कि एक समय उनको बोला जाता था कि पत्ता नहीं हिलता महाराष्ट्र में पवार को पूछे बगैर, ऐसे तो कुछ उनकी इमेज बनाई थी। और पत्ता तो हिलता था, लेकिन हिलने के बाद लोग बोलते थे नहीं, उन्होंने, पवार ने उसको परमिशन दी है। इस ढंग की खबरें जो चलाई जाती थी, इससे एक बात हो गई, पवार का मतलब महाराष्ट्र में जो कुछ होना है, हो चुका है या करना चाहते हैं, वो पवार ही करते हैं। तो इस इमेज बिल्डिंग में ठीक होता है, लेकिन आप उसमें ढलने की कोशिश करते हो तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। और पवार की पूरी पॉलिटिकल करियर हम देखें तो मीडिया ने जो इमेज बनाई, उस इमेज में ढलने का जो उनका प्रयास रहा, उससे ही उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। जैसे दूसरी बात है, युवराज सिंह छक्के पर छक्के मारता है, लेकिन बाद हो गया क्रिकेट से। तो आपके पास क्वालिटी होती है, मेरिट होता है, लेकिन आप अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाता है। और पवार उसी बात के शिकार है। मैं तो मानता हूं कि पवार उनके चमचे और मीडिया के शिकार है। तो आज ऐसी हालत है कि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। 2 बार कांग्रेस से निकले, अपना एक फॉर्मेट बनाया, नहीं चला, कांग्रेस में वापस गए, फिर कांग्रेस में गए नहीं, कांग्रेस से हाथ मिला, लेकिन हर बार चालाकी नहीं चलती। और अब वो उसके ही शिकार हो गए कि जो, अरे पवार है तो कुछ तो चालाकी करेंगे, पवार है तो कुछ तो गेम करेंगे। तो इसका कारण ये हो गया, अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब हो आप, और आपके मन में एक
दुख वेदना रहती है कि बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए। बाकी उनके समय के जो लोग हैं, उनके बच्चे बच्चियां जो कुछ है, हर कोई अपने अपनी जगह कुछ ना कुछ। अभी मुलायम का बेटा है, पार्टी का अध्यक्ष बन चुका है, एक उनका नाम लिया जाता है ऑल इंडिया लीडर्स में। लालू का बेटा हो या और बाला साहब का बेटा हो, तो इनकी बेटी का कोई स्टेटस नहीं है पॉलिटिक्स में। वन ऑफ द एमपी, बस बारामती से पिता की पुण्याई पर चुनकर आ रही है, इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं। तो ये दुख रहता, तो इसलिए वो ट्राई कर रहे, यहाँ हाथ मार रहे, उधर हाथ मार रहे कि कुछ तो हो जाए, बेटी की कोई व्यवस्था हो जाए, तो उसमें फंसे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी उनके चमचे आज भी उनको डुबा रहे हैं। क्या एक नाथ शिंदे के ऑफिस में चले गए, देखो 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 पवार साहब का नया गेम। तो एक तो हमारे मराठी के कोई पत्रकार है, उनका मैं सुनकर ठप हो गया कि पवार की जो फोटो आई है, एक नाथ शिंदे उनको शाल चढ़ा रहे और फूल का गुच्छा दे रहे, तो एक फोटो में 10 संदेश। अरे मैंने उस पर वीडियो मराठी में बनाया कि इसी ढंग से अगर मैसेज जाते हैं तो शरद पवार कम से कम एक क्लिक में 10 मैसेज भेजने की ये जो टेक्नोलॉजी है, वो बिल गेट्स को या एलन मस्क को बेचे करोड़ों करोड़ों डॉलर्स भारत के गंगा जड़ी में आ जाएंगे ना, फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएंगे। यानी ऐसे लोगों ने पवार का सत्यानाश किया जो फंसे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं। वहां भी आप जब चालाकी करते हो तो नुकसान आ जाता है। हर हर गेम, हर बाजी आपकी नहीं होती, ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने शुरू में 6 महीने पहले ही बोल दिया कि सुनेत्रा वहिनी जो है अजीत दादा की पत्नी, अब वो वही है, उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा है। तो ये पवार की जिंदगी में दूसरी सोनिया गांधी है, ऐसा मैंने बोला था उसी वक्त, 4-5 दिन में, एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था कि सोनिया गांधी कम बोलती है, और बिना बोलकर उन्होंने शरद पवार को उनकी औकात दिखा दी थी, आपको याद है? हाँ, तो सुनेत्रा वहिनी भी कुछ बोलती नहीं है, बहुत नहीं बोलती, 2-4 शब्दों से ज्यादा बोलती नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी, लोगों को लगता है कि वीक पॉइंट है, लेकिन मैं मानता हूं कि स्ट्रांग पॉइंट है। आज की पॉलिटिक्स में जो मीडिया ड्रिवन पॉलिटिक्स है, उसमें आप इधर उधर थोड़ा एक शब्द हो गया तो आपको टारगेट करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कम से कम बोलना, और जरूरत नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलना, ये ताकत होती है। और सुनेत्रा पवार वो ताकत दिखा रही है, तो उसके आगे इनका कुछ दाल नहीं गल रही है, ये बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस समय स्टेटस क्या है और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? उसका एक, मुझे लगता है, आप खबरों अगर बारीकी से देखें, उसकी टाइमलाइन देखें, तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या है। आप अगर कोई सनसनी निकालना चाहते तो हर चीज में सनसनी नहीं होती, सेंसेशन नहीं होता। अब आप देखिए कि जिस दिन शरद पवार, विधानसभा चल रही है, विधानसभा भवन में गए और एकनाथ शिंदे के केबिन में जाकर पहुंचे, वहां उन्होंने अपने पार्टी के एमएलए की मीटिंग की, जबकि वहां से मानो 150-200 मीटर पर उनका अपना बड़ा ऑफिस है, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान का। तो 10 मिनट में वहां पहुंच सकते थे। इतनी कौन सी ऐसी बड़ी अर्जेंसी थी और मीटिंग थी कि इन्होंने एकनाथ शिंदे के विधान भवन में जो ऑफिस है, बस वही अपना डेरा डाल दिया और वहां मीटिंग की। और एकनाथ को पता चला तो एकनाथ मीटिंग में थे, दौड़ दौड़ कर आ गए और उनको शॉल, और अपने ऑफिस में पहली बार आए तो उनको शॉल और नारियल दे दिया जी। तो उस वक्त मराठी मीडिया में क्या चल रहा था, विधानसभा में क्या चल रहा था, उस पर ध्यान दो। तो उस वक्त जो अतिवृष्टि से, घोर वर्षा से जो मुंबई डूब गई थी, मुंबई पुणे रोड पर जो हजारों करोड़ खर्चा करके जो नया रास्ता निकाला है, जिसको मिसिंग लिंक बोला जाता है, उसमें कोई नुकसान हुआ ऐसी चर्चा हो रही थी, टूट गई, 70,000 कोटी करोड़ डूब गए, वगैरह वगैरह चर्चा चल रही थी। बस उसी वक्त शरद पवार एकनाथ के केबिन में गए और सब लोग भूल गए कि मुंबई डूब गई है।
सब लोग भूल गए मीडिया वाले कि भाई मिसिंग लिंक का कुछ गड़बड़ है, कहीं बाढ़ आई है, ये सब बारिश बेरिश सब भूल गए। बस पवार अब एक नाथ शिंदे से मिलने गए और पवार एनडीए में चले गए, तो डायवर्सन कितना बड़ा दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस, एक नाथ शिंदे और शरद पवार की मिली भगत थी मीडिया को उल्लू बनाने की। जो मैटर, जो मुद्दा लेकर आप 2 दिन एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे थे, वो मुद्दा ही भूल गए उस दिन। बस शरद पवार एनडीए में जा रहे, शरद पवार उससे ये बात करने गए कि उनके टूटकर एक नाथ शिंदे के पार्टी में जाने वाले थे, क्या 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 खबरें शुरू हुई। भूल गए कि सामने मुद्दा क्या है। और उस पर इतना गर्मा गर्म चर्चा हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस भी बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, टूट पड़े थे इन पर, उबाठा, शिवसेना, कांग्रेस सब पर टूट पड़े थे। तो वो मामला ही गायब हो गया, मानो पूरा आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है और सुबह उठकर देखे तो आसमान एकदम साफ है। इसका मतलब पवार ने ये किया है। तो मैं मानता हूं उसका कारण ये है कि पवार को राज्यसभा में जाने के लिए एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस ने मदद की थी, जबकि उनकी ताकत नहीं थी। एमवीए के पास 46 एमएलए थे और कम से कम कोटा सिस्टम में जाए तो आपके पास 29 वगैरह एमएलए चाहिए, वो तो नहीं थे, उनके तो 10 थे। 3 गुना लाएंगे कहां से। अब ये और कांग्रेस मिलकर भी कुछ कर पाती तो भी कम होते थे, तो तीनों मिलकर ही कुछ कर पाते थे। लेकिन उसके पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया था कि अगर पवार साहब को एमवीए कैंडिडेट बनाती है तो हम एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं लाएंगे। मतलब आपको निर्विरोध चुनकर लाना है तो कैंडिडेट मैंने तय किया है वो शरद पवार है, वरना चुनाव होगा। और विड्रॉ होना पड़ा कांग्रेस को और उबाठा शिवसेना को। तो एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उनको राज्यसभा में भेजा है, वो उधारी थी। तो उधारी का भुगतान तो कभी ना कभी करना पड़ता है। तो आज अगर देवेंद्र और एकनाथ घेरा हुआ था तो उन्होंने, जैसे वो बोलते ना, कई ने मदद की थी दशरथ की, तो उन्होंने 2 वर दिए थे, तो ऐसा होता है। तो उन्होंने भुगतान कर दिया और पूरा पूरा मीडिया जो है, पूरा जो डिस्कोर्स था पॉलिटिकल, उसको ही डाइवर्ट कर दिया। भूल गए मिसिंग लिंक, बाढ़, मुंबई डूबी, सब कुछ भूल गए। तो ये मेहरबानी एक तरीके से देवेंद्र पर कर दी। ये बताइए, बंगाल में आपकी टीएमसी टूट गई, 28 में से करीब 20 एमपी उनके टूट गए, अलग हो गए। अब वो लोकसभा में इनकी मदद करेंगे, अमित शाह जब बिल लाएंगे। और यहाँ भी 9 में से 6 टूट गए उद्धव ठाकरे के, वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। इन घटनाओं से शरद पवार कहीं डरे हुए तो नहीं है कि अगला नंबर मेरा ना हो? नहीं, डरे हुए नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के जो 8 एमपी है उनमें से कम 6 लोग फ्रस्ट्रेटेड है, वैफल्यग्रस्त है, कि उनको समझ में नहीं आया हमारा भविष्य क्या है, अगले चुनाव में क्या हम चुनकर आ सकते हैं। उनको भरोसा नहीं है। देखो, एक होता है पार्टी के जो ऐसे एमएलए वगैरह होता है, वो अपनी अपनी जगह खुद की ताकत पर चुनकर नहीं आ सकते। उनके लिए सबसे बड़ा आधार पार्टी का होता है। अब वो पार्टी या वो पार्टी का लीडर अगर आपको चुनकर ला सकता है तो वो उसके निष्ठावान बन जाते। बाला साहब के पास, बाला साहब के लिए निष्ठा का मतलब क्या था, रॉयल्टी का मतलब क्या था? रॉयल्टी का मतलब साफ था कि हम अकेले चुनकर नहीं आए, हमको जो वोट मिलते हैं 100 में से 50, 60, 70 वोट तो बाला साहब के कारण मिल रहे। तो बाला साहब का आशीर्वाद खत्म हो गया तो हम 40%, 45% पर आ जाएंगे, हार जाएंगे। तो इसलिए नेता के प्रति लोगों की लॉयल्टी रहती है। इसका कारण ये कि इसकी करतूत से, इसके नाम से, उसके आशीर्वाद से हमको वोट मिलेगा, फिर चुनकर आए। तो पवार ने उस वक्त जिनको इकट्ठा किया था 24 में लोकसभा में, वो चुनकर आने वाले लोग नहीं थे।
चुनकर आने वाले नहीं थे, फिर भी उनके साथ गए क्योंकि उनको ओरिजिनल उनकी पार्टी में वोट नहीं मिलने वाला था। इसमें से 4-5 तो मुझे मालूम है जो घूम घूम के हारने के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनकर आए। अब जब चुनकर आए तो उनकी इतनी अपेक्षा और आकांक्षा रहती है कि यार फिर एक बार चुनकर आए, लेकिन वो पवार की पार्टी में रहकर पॉसिबल नहीं है ऐसा लगता है, तब उनका मन और जगह ललचाने लगता है। तो इसलिए, और दूसरी बात आपने बोला कि ये पार्टी टूटी वो पार्टी टूटी, पवार की पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि पवार ने एक इशारा, अमित शाह ने एक इशारा किया तो इनके सारे एमपी जो है वो जो महिला क्या नारी वंदना जो वगैरह है उसको सपोर्ट करेंगे। इसका कारण भी बता दूं कि महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण का पहला जो कदम उठाया गया वो खुद शरद पवार ने उठाया कि महिला के तरफदारी करने वाला नेता ये उनकी एक पहचान है, तो वो पहचान संभालने के लिए वो बोलेंगे कि मुझे उधर जाना पड़ेगा, और ये वो छुपाते नहीं। राहुल गांधी वगैरह कितने भी बोले अदानी के बारे में, ये तो निमंत्रण देकर अदानी को बारामती बुलाते हैं, ओपनली वो इसकी प्रशंसा करते हैं अदानी की। तो पवार को लिए यहां जाना वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो टूटेंगे इसका डर पवार को है, ऐसे मैं मानता नहीं। जब 40 लोग लेकर अजीत दादा निकल गए थे उसके बावजूद भी शरद पवार डरे हुए दिखाई नहीं दिए। हाँ, उनको अजूबा था, आश्चर्यचकित हुए थे कि इतने कैसे जा सकते हैं क्या, वो ठीक है, लेकिन पवार ये डरने वाला नेता नहीं है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो डटकर खड़ा रहना जानते हैं। भले मैं उनका आलोचक हूं, फिर भी उनकी जो क्वालिटी है वो तो माननी पड़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि शरद पवार पार्टी टूटेगी, एमपीज निकाले जाएंगे इसके डर से तो, और दूसरी विधानसभा में तो 10 एमएलए, उनमें से क्या तोड़ोगे और क्या रखोगे, तो वैसा डर उनके मन में नहीं है। और दूसरी बात अमित शाह की, ओवैसी ने जो बोला वो समझो जरा। ओवैसी क्या बोला, अमित शाह हल्के में मत लो, वो कभी कच्चे काम नहीं करता, तैयारी के साथ। हाँ, तो अगर वो 3 बड़े बिल लाने वाले हैं और 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, तो वो जब तक उनको गारंटी नहीं होती तब तो वो बिल लाएंगे नहीं। और आज तोड़ने जैसी किसी पार्टी, कोई पार्टी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन एक बात है, अमित शाह कभी भी तोड़ सकते, ये जो माहौल बन गया उस माहौल का फायदा अमित शाह उठाएंगे। उनको मालूम है पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं, भाई पार्टी मत तोड़ो, तुमको चाहिए वहां वोटिंग करेंगे, चिंता मत करो। ये हो सकता है, और ऐसा पहली बार नहीं होगा। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के जमाने में जब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बिल था, तो मुलायम हो या मायावती हो, दोनों ने खिलाफ भाषण किए थे लोकसभा में। और जब वोटिंग का टाइम आ गया, मुलायम की पूरी पार्टी बाइकआउट कर गई, सभा त्याग करके निकल गई। मायावती ने भाषण खिलाफ किया था वो, लेकिन लोकसभा में वोट इनको दिया। फिर जब राज्यसभा में हुआ तो फिर दोनों राज्यसभा में एफडीआई के खिलाफ बोले थे, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आ गया तो मुलायम ने भी कांग्रेस को, एफडीआई को वोट दिया था। तो ये दिखाने के दांत और चबाने के दांत कहते हैं ना, वैसी बात है, पॉलिटिक्स है। यहाँ हम दिखाने के लिए कुछ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो जो शरद पवार एकनाथ शिंदे के केबिन में गए थे, वो फोटो ऑप था, फोटो बनाने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कि एक फोटो से आप एकदम गड़बड़ कर देते हो, गुमराह कर देते हो। वैसे ही मुझे लगता है कि आज की तारीख में किसी को तोड़ने की अमित शाह को जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। भाऊ, बड़ी चर्चा है कि मानसून सत्र में ही एफसीआरए आरक्षण वाला जो बिल गिर गया था अप्रैल में लोकसभा में, उसको परिसीमन वाले बिल को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
आपको लगता है कि जो अभी आप कह रहे थे और ओवैसी ने भी माना कि बिना तैयारी के अमित शाह आते नहीं हैं आमतौर पर, और उस समय भी अगर वो बिल लाया गया था तो संभवतः ममता बनर्जी को महिला विरोधी साबित करने के लिए, ताकि चुनाव जीतना जरा और आसान हो जाए पश्चिम बंगाल में। तो क्या इन तीनों बिलों को लाने की तैयारी फिर से सरकार की है, या अभी वेट कर सकते हैं शीतकालीन सत्र तक या बजट सत्र तक? मुझे लगता है उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि आज आज का जो माहौल दिखाई दे रहा है कि हर कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, जो छोटी पार्टियां है, वो टूटने के डर से कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। तो ऐसे में अगर ये बिल गिर गया तो आपकी पार्टी बचेगी नहीं। ये जब डर में मन में है, एक एक हम गली का गुंडा भी देखते हैं या माफिया बोलते हैं, तो उसमें एक बात रखो, तो हर एक को दिखाई दिया तो चलो गोली से उड़ा दो, ऐसा नहीं होता। एक दो लोगों को मारा जाता है, चार पांच लोगों को पीटा जाता है, बस उसके बाद उसकी टेरर शुरू हो जाती है। तो उद्धव की पार्टी हो, ममता की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उसमें जो टूट हो गई है, उससे वो जो डर पैदा हो गया, उसका फायदा उठाकर भी अगर अमित शाह ये बिल पास कर सकते, जिसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जिसको फ्लोर मैनेजमेंट बोला जाता है, तो हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाएंगे वो शायद। जितना अभी माहौल बना है तो लाना जरूरी भी है। और मुझे लगता है इसीलिए इसीलिए जो कैबिनेट रिशफल की बातें बहुत जोर शोर से चल रही थी, वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ है। इसका मतलब आज जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको बिना डिस्टर्ब किए ये मानसून सेशन लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये कोई गंभीर करने जा रहे हैं, तो अपना बेस जो है वो पक्का होना चाहिए। तो इसलिए रिशफल अगर टाला गया है तो ये बिल आ सकते हैं। रीजनिंग ऐसे होता है। मैं जो रीजनिंग करता हूँ, किसकी मीमांसा करता हूँ, तो देखता हूँ कि जब तैयारी आप करते हो तो घर में झगड़ा करके कोई लड़ाई पर जाता नहीं। घर सेफ है तो मैं लड़ सकता हूँ। तो अगर रिशफल नहीं हुआ है, पार्टी में गड़बड़ी नहीं हो रही है, ना होने दी जा रही है, इसका मतलब पार्लियामेंट के मानसून सेशन में बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। लोगों ने तो तारीख भी तय कर दी थी कि 5 जुलाई मोदी जी के पास है। उसके पहले भी व्यस्त हैं, उसके बाद भी व्यस्त हैं। 5 जुलाई को एक्सपेंशन हो सकता है, राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई है, राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, 6 मंत्रियों की छुट्टी की जा रही है, 9 को लाया जा रहा है कैबिनेट में। और ऐसा ये मीडिया तब भी करता है भाऊ, जब ये 2014 से अब तक इतने एक्सपेंशन हुए हैं, इतनी बार शपथ हुई है, कभी भी ये लोग कयासबाजियों में सफल नहीं रहे। हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी है। जो आदत से मजबूर है, क्या करेंगे बेचारे। हमारे पास खबर नहीं है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। हमको 24 घंटा चैनल चलाना है, उससे भी वो सनसनीखेज खबरें दिखानी है। तो सनसनी नहीं है तो सनसनी पैदा करो। तो ये बोलेगा नहीं हम ओमकार चौधरी को रक्षा मंत्री बनेंगे, तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं हम रक्षा मंत्री तो भाऊ को ही बनाएंगे, क्योंकि भाऊ अमित शाह के बहुत नजदीक है। ओमकार की दोस्ती तो बहुत छोटे छोटे लोगों से, ये भी जोड़ते जाएंगे, क्योंकि उनकी जो झूठ है वो सच लगे, इसलिए ऐसा कोई लॉजिक बना देते, उससे कोई है नहीं। और दूसरी बात ये भूल गए कि न्यूज रूम में बैठकर मंत्रिमंडल के नाम तय करने का जमाना 12 साल पहले बंद हो गया। ये ये समझने को तैयार नहीं है। वही तो बात है ना, कि वो जमाना चला गया है, कि आज का जमाना नहीं है। देखो मैं 6 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मालूम है मेरा वीडियो जो होता है हाथ जोड़कर शुरू होता है, हाथ जोड़कर खत्म होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह आती नहीं। मेरा साथी जो है उसको भी बहुत सारा कुछ आता नहीं,
तो हाथ जोड़ा हो इसके पहले का काटो, हाथ जोड़ा उसके बाद का काटो, बाकी का अपलोड करो। यही एडिटिंग है और अपलोड होता है। क्योंकि मैं वो समझ नहीं पाता, नहीं समझता तो नहीं समझता, क्या करूं। तो वैसे ही इनका जो आज तक का जो आधार है एनालिस करने के लिए, जो फैक्ट समझने का जो आधार है, वही गलत है, वही गलत है। जो जमाना चला गया है, आजकल मोबाइल का जमाना है। आप किसी को अरे तुम्हारा नंबर दे दो बोलते हो, तो आपको कोई लैंडलाइन नंबर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे कांटेक्ट करना है तो ये नंबर पर करो, ये मेरे साथ हमेशा रहता है। आज अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर दे रहा है तो समझो वो आपसे बोलना नहीं चाहता है ना। माहौल और जमाना बदलता है तो आपके बर्ताव के तरीके बदल जाते हैं। तो आज अगर कोई आपने नंबर पूछा और लैंडलाइन का नंबर दे रहा है, उसका मतलब आपको यह समझना होता है कि ये आपसे ज्यादा बात करना नहीं चाहता। वैसे ही है, एक जमाना बदला है कि मोदी ने अलग तरीके से एक ढांचा बनाया है, अपनी शैली बनाई है। ये इनके समझ में नहीं आ रही है। इनको अभी भी लगता है। अभी मुझे बताओ आप कि भूपेंद्र यादव के स्टाफ में कम से कम 8-10 लोगों को सैक कर दिया, अलग कर दिया। हाँ, क्यों किया? किसी के पास खबर है उसकी? एकदम एक सीनियर मिनिस्टर जो चुनाव जीतने वाला वगैरह माना जाता है, बिल्कुल लॉयल माना जाता है, उसके स्टाफ में से 8-10 लोगों को अलग किया जा रहा है और उसका किसी को कारण तक पता नहीं है। ये समझना जरूरी है कि जमाना बदला कितना है, जमाना कितना बदला है। लेकिन ये पुराने जमाने के अंदाज लेकर आते हैं, आइडिया लेकर आते हैं, स्टाइल लेकर आते हैं और अपने तरीके से मुझे सब कुछ मालूम है। मानो मोदी इनको रोज फोन कर पूछता है, अच्छा मैं क्या करूं, रिशफल करूं या ना करूं, क्या 2/3 मिल जाएंगे? ये इनको अमित शाह रोज पूछते हैं और बाद में कुछ करते इस ढंग से बात करेंगे कि भाई रोज सुबह उठकर अमित शाह इनके घर में नाश्ते को आते और बाद में लंच के लिए मोदी के पास जाते, इस ढंग से बातें करते। वो जमाना गया, बातें बिल्कुल है। ये राजदीप हो, बरखा दत्त हो या ऐसे लोग ऐसी बातें करते थे क्योंकि वो वास्तविकता थी। मोदी बिल्कुल मीडिया सेवी नहीं है, मीडिया ड्रिवन नहीं है। वो मीडिया को ड्राइव करता है, मीडिया उसको ड्राइव नहीं करता। ये बात समझो तो आपको पता चलेगा इनको बार बार मुक्की क्यों खानी पड़ती है। और देश का नेता प्रतिपक्ष कहाँ है भाऊ? कुछ आपको क्लू है इस बारे में? अगर पार्लियामेंट सेशन सिर पर है और तमाम दल, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, पूर्ण राज्य की मांग करेंगे, लालू से लेकर के स्टालिन तक पता नहीं किन किन को बुला लिया है, शरद पवार को भी न्योता भेजा है कि आप भी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आइए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब है। पार्टी को भी पता नहीं है कहाँ है पिछले करीब 15-20 दिन से। नहीं, उनको भी पता नहीं ना वो कहा है। आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था, आप मुझे पप्पू कहते हैं, कहो मैं पप्पू हूं। लेकिन आप जो समझते हैं वो राहुल गांधी मैं हूं ही नहीं। यानी वो राहुल गांधी है, पप्पू है या कौन है और कहाँ है, ये अगर उनको पता नहीं तो आपको या मुझे कैसे पता चलेगा? उनको भी मालूम नहीं है ना। उनको अगर पूछोगे कि राहुल गांधी कहाँ है, बोलेंगे पता नहीं। और 2 लोग पूछ कर गए, ऐसा भी जवाब दे सकते हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि जो बॉडी हमारे सामने आती है उसको हम राहुल गांधी करके पहचानते, वो खुद को नहीं पहचानते ना। तो इसलिए वो कहाँ है वो शायद उनको भी पता नहीं, और इसलिए उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको भी पता नहीं है ना। और यही तो कारण है कि बीजेपी या मोदी शाह इनको अपना एसेट मानते हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक बाकी कोई दूसरा उभर कर सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। अपोजिशन के लिए राहुल गांधी ये एक तरीके से शापवाणी है। जब तक राहुल गांधी टॉप पर है, अपोजिशन लीडर है, कोई दूसरा अपोजिशन लीडर उभर कर नहीं आएगा। क्योंकि वो अगर आया
सीरियस होगा तो बीजेपी मोदी शाह के लिए रियल चैलेंज होगा। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आप अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। भाऊ के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष और हिंदी में प्रतिवाद, तो उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।